This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः भाद्रपद कृष्ण द्वितीया तृतीया कृष्ण दिनांक 23 सितंबर 2021 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलतां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं तालाम्भोदोरानखटितविसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे याज्ञेषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा आयुर्वेदरतं वन्दे महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भृत्यैः यत्कार्यं कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि ओम शांति शांति शांति। वेदेन तदैकैकं चतुर्विधम्। तीन प्रकार का वज्र बताया और वो स्त्री को और नपुंसक इनमें प्रयोग में लाना है, इस प्रकार से बताया गया। तो स्क्रीन कौन सा पहला ही स्क्रीन दिख रहा है क्या? व्यत्यासन नैव फलदम पुंवज्रेण विना क्वचित्। तो पुंवज्र सभी को दे सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई वज्र किसी दूसरे व्यक्ति के हिसाब से दिया जाए तो वो फलदायी नहीं होता है। और ये एक एक यानी कि स्त्री पुंस नपुंसक ये श्वेतवर्णादि भेदेन चतुर्विध श्वेतवर्ण श्वेतादिवर्ण भेद। तो श्वेतवर्ण वगैरह के जरिए अलग अलग है 4 प्रकार का। ब्रह्म क्षत्रिय विक्षुद्रम स्वस्ववर्णम फलप्रदम। तो इसके बारे में बाकी का तो पता नहीं है। ब्रह्म क्षत्रिय विट वणिक है एक्चुअली, या वैश्य। विट शब्द मैंने पहले सुना। और शूद्र स्वस्व वर्णम फलप्रदम, अपना अपना वर्ण के लिए वो फलप्रद इस प्रकार का है। एक बार देखते हैं। स्त्री नपुंसक जाति हम वज्रम प्रत्येकम श्वेत रक्त पीत कृष्ण वर्ण भेदेन यथाक्रमं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण संज्ञकम चतुर्विधं नियम तच्छुभ्रं विप्रवर्णे विप्रवर्णं विप्रवर्णेषु रक्तं क्षत्रियवर्णे क्षत्रियवर्णेषु पीतं वैश्यवर्णं वैश्यवर्णेषु कृष्णं शूद्रवर्णं शूद्रेषु
गुणकारी। किंच ब्राह्मणादि उत्तमवर्णं वज्रं निस्रवर्णेन निम्नवर्णेन पुरुषेण धृतमपि फलदं भवति, किंतु अधमवर्णो नोत्तमवर्णे धार्यमिति। तो यहाँ भी ऊपर जैसा ही है कि ब्राह्मण वज्र जो है वो सभी के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन जो शूद्र का जो है वो केवल शूद्र के लिए फायदेमंद इस प्रकार का होता है। ये इस प्रकार का काफी जगह है, इसी प्रकार से वर्ण आता रहता है। अत्र वज्रस्य उत्कृष्टापकृष्टलक्षणस्य वर्णजातिञ्च विस्तरतो अनुक्तमपि तन्त्रान्तरदर्शनात् ज्ञातव्यं तद्यथा स्वच्छं विद्युत्प्रभं स्निग्धं सुन्दरं लघुलेखनं षडारं तीक्ष्णधारं च सुषामार श्रियं दिशेत्। सुषामार भस्माङ्गं काकपादं च रेखाक्रान्तं तु वर्तुलम् अधारं मलिनं बिन्दु सन्त्रासं स्फुटितं तथा नीलाभं चिविटं रूक्षं तद्वज्रं दोषलं त्यजेत्। स तु श्वेतः स्मृतो विप्रो लोहितः क्षत्रियः स्मृतः पीतो वैश्वसितः शूद्र चतुर्वर्णात्मकश्च सः रसायने मतो विप्रः सर्वकार्यप्रदायकः सर्वसिद्धिप्रदायकः शैब्यो क्षत्रियो व्याधिविध्वंसो जरामृत्युहर स्मृतः वैश्वधनप्रदः प्रोक्तस्तथा देहस्य दाढ्यकृत् शूद्रो नाशयति व्याधीन् वयस्तम्भं करोति च। अत्र काकपाद काकपाववत् आकृति विशिष्ट काकपदवत् रेखांकितं वा। ओके, तो वैसे सभी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण के सभी के लिए उपयोग कर सकते हैं, वैश्य का क्षत्रिय का क्षत्रिय के लिए, वैश्य का वैश्य के लिए, शूद्र का शूद्र के लिए, इस प्रकार से करेंगे। उत्तमोत्तम वर्णम ही नीच वर्ण फलप्रदम न्यायोयम भैरवेणोक्तः पदार्थे पदार्थेषु अखिलेषु। स्वस्ववर्णम फलप्रदम उत्तमोत्तम वर्णम ही, उत्तमोत्तम वर्ण जो है वो स्वस्ववर्ण फलप्रद, इस प्रकार का अपना अपने वर्ण का वज्र वज्र चालू है। न्यायोयम भैरवेण उक्तः, तो नीच वर्ण फलप्रदम वो अगर नीचा वर्ण है तो उसका फल भी कम इस प्रकार का रहेगा। आयुष प्रदम चटति सद्गुणदं च वृक्षं दोषत्रय प्रशमनम सकलामय। तो आयुष प्रद है और तत्काल उत्तम गुण देने वाला, वृक्ष तीनों दोषों का शमन करने वाला और सकलामय सभी रोगों का नाश करने वाला हीरक है। सूतेन्द्र बंध बध कृत ने भूतेन्द्र बंध बध सद्गुण कृत प्रदीपनम मृत्युंजयम तदमृतोपमेव वज्रम। सूतेन्द्र बंध बध, बंध और बध ऐसा होगा वो सद्गुण कृत प्रदीपनम। तो पारद का बंध वध और सद्गुण कृत प्रदीपन मृत्युंजय, ये एक अहम मुद्दा है कि मृत्यु को भी जीतने वाला है वज्र भस्म। तद अमृतोपमेव वज्र, और अमृतोपम इस प्रकार का। बंधम बधा सद्गुणंश करोति, बने वही होना चाहिए। ग्रासस्त्रासश्च बिन्दुश्च रेखा च विललगर्भता सर्वरत्नेष्वमी पंचदोषाः साधारणा मता क्षेत्रतोऽयं भवा दोषा रत्नेषु न लगन्ति थे। तो इसमें
अहम मुद्दा ऐसा है कि हीरक भस्म का प्रयोग कैंसर में बड़े पैमाने पर किया जाता है। और माघेवाड़ीकर शास्त्री ने उसको काफी प्रचलन में लाया। वैसे भल्लातक का भी प्रयोजन या प्रयोग कैंसर में होता रहता है। कपचोनस्य रोगोऽस्ति न विबन्धोऽस्ति कश्चन यन्नवल्लातकं हन्यात् शीघ्रं मेधाग्निवर्धने पूर्णं शीघ्रं मेधाग्निवर्धनम्। लेकिन भल्लातक के बारे में ऐसा है कि भल्लातक की अगर एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है तो वो काफी बड़ा मामला होता है। फिर उसमें से अच्छी तरीके से बाहर आना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है, बहुत पीड़ादायक होता है। तो मैंने कुछ मरीजों में भल्लातक शुरू में प्रयोग किया था, लेकिन जब एक दो इंसिडेंट्स इस प्रकार से हो गए तो मैंने वो बंद करवा दिया। वास्तव में वो दूध पे ही थे, भल्लातक घी के साथ दिया था या सीधे घी दिया था भल्लातक का। फिर भी पहले 8-10 दिन कुछ नहीं हुआ और फिर बाद में रिएक्शन हुई। ये भी अजीब है थोड़ा सा। अगर शुरू से ही रिएक्शन होती तो आगे बढ़ते ही नहीं, लेकिन शुरू में रिएक्शन हुई, ये भी एक है। तो उसके जरिए हीरक भस्म सेफ है, उसमें कोई संदेह नहीं है। उसकी प्राइस काफी ज्यादा है। 100 मिलीग्राम मिलता है मात्रा में, और वो अभी मुझे मेरे ख्याल में 1500 से 1600 रुपया ऐसा है। लेकिन 6x करेंगे ये प्राइस कुछ नहीं रहती। ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। बागेवाड़ीकर सर 10 मिलीग्राम की मात्रा में प्रयोग करते थे एक दिन के लिए, और सुबह एक बार ही लेते थे। मैंने तरीका बदल दिया है, मैं हर पुड़ी में डालता हूँ और मात्रा मेरी बहुत ही कम है। ये 6x वाली मात्रा भी 10-15 मिलीग्राम की होती है, तो आसानी से हो सकता है। और दूसरी बात ऐसी है कि केवल हीरक भस्म का प्रयोग नहीं करता हूँ, उसके साथ में धातु पाचक और शुक्रजनन के दवाइयाँ ये भी रखता हूँ। तो वो मैं टेलर मेड करता हूँ। अभी जो फॉर्मूला मैंने बनाया है उसमें शुक्रजनन पूरा ही डाला है इस प्रकार से, और धातु पाचक में रक्तपाचक सभी में डाला इस प्रकार का, रसायन चूर्ण सभी में डाला है इस प्रकार से। तो उसके जरिए काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और मैं जो कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस फोरम स्थापित करने जा रहा हूँ, इसके लिए लोगों के लिए थोड़ी सुविधा हुई, वैद्यों के लिए ये तो आसानी से इन कैप्सूल का प्रयोग कर सकेंगे, और उसके बावजूद आपको कुछ देना है, अलग देना है तो दे सकेंगे। तो ये अच्छा होगा कि शुरू में कैसे शुरुआत करनी है, क्या देना है, इसके बारे में ज्यादा संदेह इस प्रकार का नहीं रहेगा, और थोड़ी आसानी होगी, और रिजल्ट्स अच्छे हैं उसके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिर्फ सभी के पास मरीज जो शुरू में आएंगे वो असाध्य ही लोग आएंगे, या जो सब कर चुके हैं और अब कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही लोग शुरू में आएंगे। तो उस हिसाब से जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए ये अच्छा है, मौका है कि कैंसर की ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। जो खुद आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर नहीं है शुरू से, उनके लिए ये काफी भारी हो सकता है, क्योंकि बेसिक थिंकिंग जो है दोष धातु मल वगैरह के सभी के बारे में, वो तो होना है, वो उसका कोई दूसरा जोड़ नहीं हो सकता। और फिर कैंसर के बारे में किस प्रकार से सोचना है, ये मेरा कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है या इन डेप्थ कोर्स है, तो वो करेंगे तो काफी बातें पता चल जाएगी। सध्या तुम्ही 2 टाइप्सच्या कॅप्सूल बनवल्या आहेत सर? येस.
एक में पाठाभिषरण अनंता है और एक में स्थितोपलादि और यष्टि है। नंबर 1 में स्थितोपलादि यष्टि है और दूसरे में पाठाभिषरण अनंता। और फिर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसके हिसाब से कुछ देना है तो ये अलग इस प्रकार का देना पड़ेगा। तो मैंने काफी सोच समझकर फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस पर उतरने का निर्णय किया। अभी जब टाइम नहीं रहता मरीज के लिए तो ये आसान हो जाता है कैप्सूल्स उठा के दे देने का इस प्रकार से। और पहले मैंने हजार कैप्सूल बनवाए थे, अभी 5-5 हजार बनवाए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आगे का भी लॉट शुरू करना जरूर होगा। तो ये थोड़ा सा आसान इस प्रकार का होगा। तो वज्र भस्म या हीरक भस्म इस प्रकार से कैंसर में क्यों प्रयोग में आता है, इसके बारे में समाधानकारक उत्तर नहीं मिल रहा। कुछ लोगों का कहना है कि ये लेखन इस प्रकार का है तो ये कैंसर में ट्यूमर के लेखन के लिए अच्छा इस प्रकार का है। हाँ, लेकिन मुझे अभी लगता है कि रसायन है, ऐसे रसायन भी काफी द्रव्य है। त्रिदोष शामक है, ये भी काफी द्रव्य है। हीरक ही क्यों? तो ये शुक्र धातु से संबद्ध है, इसलिए हीरक प्रचलन में आया होगा, या एक उसका लॉजिक होगा कि ज्योतिष शास्त्र में हीरे का प्रयोग शुक्र के संबंध में किया जाता है। तो यहाँ शुक्र दृष्टि एक अहम मुद्दा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और शुक्र धातु का उपहनन हुआ है इस प्रकार से। तो ये शुक्र शोधन गण के जरिए इसको शुद्ध करता रहेगा। और जिन धातुओं में स्थित है उसका धातु, उस धातु का पाचक, और ये रक्तभस्म और शुक्र शोधन गण की दवाइयां, ये जो कॉम्बिनेशन है ये अनूठा कॉम्बिनेशन है। तो इसके जरिए हम आयुर्वेदिक निदान कर सकते हैं कुछ, और उसके आधार पर चिकित्सा कर सकते हैं। तो इन सभी दृष्टि से हीरक भस्म फायदेमंद इस प्रकार का है। भाग्यवर्धक शास्त्र ने ट्यूबरक्यूलोसिस में भी हीरक भस्म का प्रयोग किया है। मेरे पास एक पॉट स्वाइन की केस थी। हाँ, और इकट्ठी चल रही थी, इकट्ठी खत्म हुई। हाँ, और खत्म होने के बाद फिर से बुखार आने लगा। उस समय में वो मेरे पास आया था। हाँ, तो डॉक्टर का सुझाव फिर से इकट्ठी शुरू करना इस प्रकार का था। तो मैंने कहा कि नहीं, हम कोशिश करेंगे। हाँ, और वो गार्ड था मालगाड़ी में। यस, मैं भी यूज कर रहा हूँ हीरक भस्म के साथ वैक्रांत। वैक्रांत मानस आहे तो आणि जीर्ण व्याधीमध्ये पण वापरतोय सध्या। ओके। तो ये पॉट स्वाइन था, वो लंबर वर्टिब्रा में इस प्रकार में था। और बुखार फिर से आने लगा। मैंने 16 से चक्कर वगैरह दवाई का प्रयोग किया लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो मैंने उसको हीरक भस्म शुरू किया, और जैसे ही हीरक भस्म शुरू हुआ बुखार शांत हो गया। और फिर 1-2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद वो फिर से ज्वाइन कर सका उसकी ड्यूटी मालगाड़ी पर, और जहाँ बहुत ही जर्क्स मिलते हैं उस अवस्था में भी वो ठीक हो गया। ये भी एक अहम मुद्दा है। तो हीरक ट्यूबरकुलोसिस में अभी पल्मोनरी कॉक्स में मुझे प्रयोग करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। मैंने किया है लेकिन उतने मरीज नहीं मिले हैं। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, और सभी लोग इक्विटी में चले जाते हैं। पल्मोनरी कॉक्स तो इक्विटी को डिस्काउंट करता है, ऐसा है थोड़ा सा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स होते रहते हैं। उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा रहेगा।
लेकिन मूल रूप से पल्मोनरी कॉक्स की ट्रीटमेंट कर पाना, सफल चिकित्सा कर पाना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। दर्धा दाढे देणारं आहे, मेटास्टेसिस रोखले जात असे, शुक्राकार असे आहेत, रसायन आहे, शुद्धतम स्वरूप आहे, ओजावरही उपयुक्त ठरत असावे आणि दृष्टीने कॅन्सरमध्ये काम करत असावे। ये सही है, लेकिन ऐसा है आखिर कि जिससे तुम्हें रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो प्रयोग में लाना। भगवान दास दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे और उनका भी नाम कैंसर में था। तो मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने जिक्र किया था कि बाकी कुछ भी करो लेकिन हीरक का प्रयोग करो। और मैं भी बरसों से करता रहा हूँ, तो हीरक को छोड़कर बात नहीं होगी ऐसा मुझे भी लगता है। तो ठीक है, और अवेलेबल है, और प्राइस का जो मुद्दा है वो 6x करने पर नहीं रहता, 6x करने पर भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं। मैं हीरक और वैकांत दोनों का प्रयोग कर रहा हूँ, और वैकांत की फलश्रुति में पूर्व कर्म जो व्याधि ऐसे भी कहीं दूसरी जगह है, यहाँ पे हमने नहीं करे, तो उस दृष्टि से भी ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो वैसे वज्र भस्म या हीरक भस्म खास करके कैंसर के मरीजों में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो बाकी द्रव्यों के साथ इसको देना है, शुक्र शोधन गण के साथ, अथवा शुक्र के साथ, और फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यही आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। क्षेत्र तो ये भवा दोषा रत्नेश न लगनते। क्षेत्र तो ये भव जो दोष है, क्षेत्र और पान वहां का, ग्रासस्त्रासश्च बिंदुश्च रेखा च जलगर्भता। ग्रास त्रास है क्या है, बिंदु और रेखा और जलगर्भता, ये सोच सकते हैं। ग्रासत्रासादाय पंचदोषा सर्वरत्नेषु सहजाज्ञेया किन्तु तेषाम् आकर्जलादि संभवत्वात् तैः रत्नस्य न कापि। लेकिन ग्रास क्या है और त्रास क्या है ये इसने भी नहीं बताया। पुरतक्वाथके स्विन्नः कोदरवक्वथितेन वा एकयामावति स्विन्नम वज्रम शुद्धति निश्चितम। तो पुरतक्वाथ में या फिर कोदरवक्वाथ में एक याम ना अगर ये स्विन्न करते हैं तो वज्र शुद्ध हो जाता है। वज्र मत्कोण रक्तेन चतुर्वारं विभावितं सुगन्धि मूषकामांसैः वर्तितैः परिवेष्टे च पुट्टैर्वराहाख्ये 30 वारं ततः परं महात्मा शतं वारान् पुरतक्वाथके क्षिपेत् अन्धैरुक्तः शतं वारान् कर्तव्योऽयं विधिक्रमः। तो मत्कोण रक्त 4 बार उसकी भावना देना, सुगंधि मूषिका मांसैः वर्तितैः परिवेष्टिते। मूषिका मांस वो सुगंधि, तो सुगंधि इस प्रकार की मूषिका मांस से उसको वर्तन और परिवेष्टि इस प्रकार से उसका वेष्टन करना है। सुगंधि मूषिका कुंदरी छुआ इति ख्यातम्। तो ये क्या है, चिचुंदरी ना, चुंदरी, तो उसको सुगंधि मूषिका इस प्रकार, मुझे पता लगा कि मूषिका ये
स्त्रीलिंगी मूषक होना चाहिए कि क्या? तो गंधमूषिका मांसम संपिष्य पिंडाकारं कृत्वा तदन्तः तं वज्रं संस्थाप्य मूषायां निरुद्ध अरत्निपरिमिते पुटे एवं विंशद्वारं काटिं ततः भस्राग्नेनात् महात्मा पुनः कुलत्थकषायं निक्षिपेत् एवं चत्वारं कुर्यात्। मतरान्तरम् अह अन्धैरिति केषाञ्चिन्मतेन मत्कुणरक्तेन भावनाम् आरभ्य कुलत्थक्वाते निक्षेपान्तः कृत्स्नोति यथा क्रमेण शतवारं कार्याणि। ये ज्ञानेश्वरी में भी आया है कि मतलब रक्त के पीड़ा भंग नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है इस प्रकार से। 63 बारम, यहाँ 63 है, हम यहाँ 63 किया था। महात्मात् महात्मा शतम वारं कुलत्थक्वात् तो 100 बार कुलत्थक्वात् में डालना है। ग्लास आधा भाग काला आधा श्वेत त्रास विकृत वर्ण भयदा है। ग्रास ये आधा काला आधा श्वेत और त्रास विकृत वर्ण भयदार कहाँ से मिला तुम्हें? ग्रासस्त्रासश्च बिंदुश्च रेखाचितः। ओके, तो त्रास विकृत वर्ण भयदार है और ग्रास आधा भाग काला आधा भाग श्वेत। अन्यैरुक्त शतम वारं कर्तव्योऽयं विधिक्रमः। बाकी लोगों ने ये विधि 100 बार करना है इस प्रकार से बताया। अभी साने ने किस प्रकार से किया है ये देखना पड़ेगा। मैंने साने को बताया था, मैंने इधर पाउडर दी थी उसको और उसका भस्म बनाने के लिए कहा था विवेक साने को, उसने बना के दिया है एक्चुअली। कुलत्थक्वाथ संयुक्तं लघुचन्द्रोपृष्टया शिलया युक्तमूषायां वज्रं क्षिप्त्वा निरुध्य अष्टवारं पुटेत् सम्यक् विशुष्केश्च वनोत्पले शतवारं ततोद्धात्वा निक्षिप्तं शुद्धपारद निश्चितं म्रियते वज्रभस्मवारितरम्। तो कुलत्थक्वाथ संयुक्त द्रवपृष्ठया शिलया और लघुच द्रवपृष्ठ शिला लिप्तमूषाया वज्रं क्षिप्त्वा निरुद्य अष्टवारं पुटेत् सम्यक् विशुष्कैश्च वनोत्पले 8 बार पुट देना। तो शिला से मूषा का मुख बंद करना है। कुलत्थक्वाथ और लघुच द्रव सिद्धिनंदन विश्रांत रसरत समुच्चय। अच्छा है, अभी मेरा इनसे मिलना आवश्यक लग रहा है और संयोग से अभी वो है जिंदा है तो काफी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिकल है ये, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, उनके जरिए अगर ये हो सकता है तो ज्यादा अच्छा। तो विशुष्क वनोत्पल से करना है। वनोपल होता है जनरली, वनोत्पल नहीं होता है। ये गोबर इस प्रकार का शतवारम तत्वा निक्षिप्तम शुद्ध पारद है और शुद्ध पारद में डालना है। निश्चितम म्रियते वज्र भस्म वारितरम, तो निश्चित रूप से उसका मारण होता है और भस्म वारितर हो जाता है। सत्यवाक् सोमसेनानी एतद् वज्रस्य मारणं दृष्टप्रत्यय संयुक्तम उक्तवान् रसकौतुकी।
तो सत्य बोलने वाला सोम सेनानी, ये जो वज्र का मारण है, ये दुष्ट प्रत्यय से युक्त उत्तम, तो दुष्ट प्रत्यय युक्त है। इस प्रकार से रस कौतुकी, ये क्या ग्रंथ है, इसमें बताया गया है, इसने बताया है। स्मारणे सोमसेनानी मतमाह पुलत्थिते, એટલે कुछ डबुक शिलया मनशिलया, अरे बाप। तो शिला का मतलब उसको जो ढक लेना है वो मनुशिला से ढक लेना है, ऐसा है। तेन मूषा गर्भम आलिप्य तत्र वज्रम निधाय संधिरोधं कृत्वा मृत्कर्पटादीना मूषा बहिर्लिप्त्वा वन्यकरौषाग्निना पुटे एवं अष्टवारं पश्चिमपुटानन्तरं शोधितपारदेन सह एकीकृत्य पारदपिण्डमध्ये निधाय वा धमे एवं शतवार्यं काव्ये। तेन वज्रस्य वारितरम् अभस्म संजायेत प्रक्रियेयं सोमसेनान्या विहिता इति। मुनीन्द्र ब्रह्मज्योति प्रोक्तं मारणमाह विलिप्तमित्यादि मत्कुणशोणितेन वज्रं सप्तवारं विलेपे आतपे श्वसेत् च ततः कासमर्दक खरसर्पी कासमर्द स्वरस परिपूर्ण लोह पात्रे तदा पृथक् भस्माग्निना धमे एवं सप्तधा करणेन भस्मी भवेत्। विलिप्तं मत्कुणस्यास्रैः सप्तवारं विशोषितं कासमर्दरसा पूर्णे लोहपात्रे निवेशितं सप्तवारं परित्मातं वज्रं भस्म भवेत्। ब्रह्मज्योति मुनीन्द्रेण क्रमोऽयं परिकीर्तितः। तो ये 7 बार की ही प्रोसेस है। अब आचार में इसका प्रचलन किस प्रकार से, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ऊंजा फार्मेसी और दूध पेपर दोनों का ही भस्म आता है। नील ज्योतिर्लता कंदे घृष्टं घर्मे विशोषितं वज्रं भस्मत्वम् आयाति कर्मवत् ज्ञानवत्। उदाहरण अजीब है। नील ज्योतिर्लता कंदे घृष्टम, लता कंद में घृष्ट कर घर में विशोषितम, आपस में उसको सुखा देना। वज्रम भस्मत्वम आयाति, तो वज्र भस्म हो जाता है। कर्मवत् ज्ञान बदलना, जैसे ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म नष्ट हो जाता है। तो जनरली ऐसा है कि ज्ञान मार्ग से कर्म का नाश नहीं होगा, ऐसा जनरली है। कर्म को भुगतना ही पड़ता है इस प्रकार से। लेकिन तप वगैरह के उपायों से दग्ध बीज हो सकता है कर्म, और फिर उसमें अंकुर उत्पत्ति की प्रक्रिया नहीं रहेगी, अवश्य कार्य होने की प्रक्रिया नहीं रहेगी। तो ज्ञानाग्नि से भी कर्म का नाश होता है, ये इसमें एक अहम मुद्दा है। वो एक्चुअली उदाहरण के रूप में आया है, लेकिन एक अहम मुद्दा इस प्रकार से रहेगा कि ज्ञानाग्नि से भी कर्म का नाश होता है। मदनस्य फलोद्भूत रसेन श्रोणीनागकैः कृतवल्केन संलिप्य पुटेत् विंशतिवारकम् वज्रचूर्णं भवेत् वर्यं योजयेच्च रसादिषु। तो मदन फल के रस और श्रोणीनागक, भूनागक, मदनफल रसेन भूनागम पृष्ट्वा तत्कल्पेन वज्रं संलिप्य पुटे एवं विंशतिवारक करणेन वज्रं चूर्णीभूतम्।
तो मदन फल का इस प्रकार से उपयोग बताया गया है। तद्वचनं चूर्णयित्वाथ किंचित् टङ्कण संयुतं खरभूनागसत्त्वेन विंशेन आवर्तयेत् ध्रुवं तुल्यस्वर्णेन तद्मातं योजनीयं रसात्। उसका चूर्ण करके किंचित टंकण संयुक्तम, थोड़ा टंकण डाल के, खरभूनाग सत्वेन, ये फिर गांडूल इस प्रकार का रहेगा। व्युषेनावर्तयेत् ध्रुवम, बार बार तो करे। तुल्य स्वर्णेन तद्मातम, तुल्य स्वर्ण वस्म लेकर योजनीयं रसात्। त्रिगुणेन रसेनैव सम्मर्द्य गुटिकीकृतं मुखे धृतं करोत्याशु चलदंत विबंधन। तो त्रिगुण पारद डालकर उसका मर्दन करके गुटिका बनाए। मुखे धृतं करोत्याशु चलदंत विबंधन, तो चलदंत तात्काल स्थिर कर देता है इस प्रकार से। लेकिन ये पारद और वज्र इन दोनों के दृष्टि से दिया है। त्रिंशद्भागमितं हि वज्रम् असितं वर्णं कलाभातिकं तारं चाष्टगुणं सीतामृतवरं रुद्रांशकं चापरकं पादांशं खलु ताप्यकं वसुगणं वैक्रांतकं षड्गुणं भागोऽप्युक्तरसैः शसोऽयमुद्धा षाड्गुण्य संसिद्धये। तो विंशद्भागमितं हि वज्रम् असितं वर्णं स्वर्णं कलाभागिकम्, असित स्वर्ण ये कला, तारं चाष्टगुणं सीतामृतवरं रुद्रांशकं चाभ्रकं पादांशं खलु ताप्यकं वसुगुणं वैक्रांतकं षड्गुणं भागोऽप्युक्तरसैः सरसोऽयमुदितः षाड्गुण्य संसिद्धये। विंशतिथि वज्रमसितं हीरकभस्म कलाभागिकं षोडशभागं कला तु षोडशयुक्ते न तु षोडशभागैकभागः इति। सीतामृतवर शुभ्रपारदम् रुद्रांशकम् एकादशभागं पादांशं चतुर्भागं ताप्यकं स्वर्णमांशिकं वसुगुणम् अष्टगुणं भागपरिमितः अथ अग्निमावया इत्यर्थः सेवितः इति शेषः। अग्निमावया तस्य हि पूर्वोक्त कुलत्थ कोतरव कासमर्दल कुछ मदन फलादीनां रसे अयं रसः वज्रभस्मादिगतः औषध विशेषः। षड्गुण्य संसिद्धये षड्गुण्यं विद्यावितर्को विज्ञानं विद्यावितर्कादि तत्सम्यक् सिद्धिलाभाय। षड्गुण्यमुक्तं चरके विद्यावितर्को विज्ञानं स्मृतिस्तत्परता क्रिया यस्य ते षड्गुणास्तस्य। तो एतद्रसवरसेवनाद् हि धृति स्मृति मेधाति समन्विता विद्यावितर्कादि सिद्धिं लभते निष्कर्षः। तो ये चरक में तो आया है विद्या वितर्क विज्ञान तत्परता क्रिया, तो ये उसकी सिद्धि के लिए इस प्रकार के रस का ये योग जो है इसका सेवन करें। अस्य पत्री यथा हिरकभस्म 30 स्वर्ण भस्म 16 रौप्य भस्म 8 संशुद्ध
शुद्ध पारद भस्म, तर भस्म 11, अपरभस्म 4, सुवर्णवाक्षुभस्म 8, वैक्रांत भस्म 9, सर्वम एकीकृत्य या 6 होगा ये शायद, 6 सर्वम एकीकृत्य कुलत्थादि रसेन सम्मर्द्य योग्य मात्रा उपयुज्य भागोपयुक्ता इत्यत्र भागञ्चोक्तः इति पाठितत्वेन समीचीनम्। हाँ। अभी नील शुरू हो रहा है। षाड्गुण्य संसिद्ध ये थोड़ा बताना आसान है, काफी महंगा होगा। लेकिन ठीक है, 6 करेंगे तो ज्यादा। षाड्गुण्य सिद्धि रस इस प्रकार का। यथा नहीं है शुद्ध शुरू